लड़ रहा हूं सारे विदेशी टेलीविजन चैनल और दूरदर्शन के खिलाफ। पहले ये केस मैंने किया था प्रेम कुमार की अदालत में दिल्ली में, और प्रेम कुमार जी ने 3 जुलाई 1996 को फैसला सुनाया हमारे पक्ष में। और प्रेम कुमार जी का ये फैसला है कि सारे विदेशी चैनल बंद कर देने चाहिए। और उसके ऊपर ये जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन के बारे में प्रेम कुमार जी का ये कहना है कि दूरदर्शन पर चित्रहार जैसे कोई भी कार्यक्रम नहीं आने चाहिए जिसमें सेक्स की वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी इतनी दिखाई जाती है। तो हमको ऐसा लगता था कि जैसे ही ये फैसला आएगा सारे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये विदेशी टेलीविजन कंपनी चलाने वालों की लॉबी बहुत मजबूत है। उनमें रूपर्ट मर्डोक है, स्टार टीवी का मालिक है, उनमें जी टीवी का मालिक है, उसमें एटीएन वाले हैं, ये अमिताभ बच्चन है। तो इन्होंने सबने क्या किया कि जैसे ही प्रेम कुमार की अदालत में हम ये केस जीते, ये सब लोग हमारे खिलाफ एक साथ मिलकर हाई कोर्ट में चले गए। और हाई कोर्ट में अभी वो केस चल रहा। हाई कोर्ट में मुझे दूसरा आश्चर्य तब हुआ कि ये सारे क्रिकेट लोगों के साथ भारत सरकार भी हमारे खिलाफ खड़ी। और आप ये जान लीजिए कि इन विदेशी टेलीविजन कंपनियों की तरफ से वकील के रूप में कौन कौन है। आपको मैं नाम बनाऊं? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील सोली सोराब जी, वो विदेशी कंपनियों की तरफ से हमारे खिलाफ केस लड़ रहा हाई कोर्ट में दिल्ली में। और सोली सोराब जी के साथ पीएन लेखी, सारे दिग्गज वकील ये सब विदेशी कंपनियों की तरफ से लड़ रहे हैं। और हमारे पास दुर्भाग्य से कोई वकील नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है। हम आपको सच बता दें। और हमारा केस हम खुद लड़ रहे हैं। लोअर कोर्ट में भी मैंने ही बहस की थी, प्रेम कुमार जी के यहां हमारे दोस्तों ने बहस की थी। कभी मैं जाता था, कभी मेरे दोस्त जाते थे। और हाई कोर्ट में भी ऐसा ही चल रहा है, कभी मैं जाता हूं, कभी मेरे दोस्त जाते हैं। उसके बावजूद अब तक जितनी सुनवाई हुई है, इतने सारे दिग्गज वकीलों के उनके पाले में होने के बावजूद हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आने वाला। क्योंकि जो तर्क हमने दिए हैं वहां कोर्ट में, उन तर्कों का जवाब ना तो सोली सोराब जी दे पाए हैं, ना दीपांकर भट्टाचार्य दे पाए हैं, ना ये पीएन लेखी। मानता हूं रावण चाहे जितना शक्तिशाली हो, चाहे जितने राक्षस हो, सत्य की विजय होती, ऐसा मुझे लगता। तो हाई कोर्ट में हम ये केस चला रहे हैं, लड़ रहे हैं। अगर हाई कोर्ट में फैसला हमारे पक्ष में आया तो हमारी कोशिश ये होगी कि वो कानून बन के पार्लियामेंट से लागू हो। इस बीच में अगर वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की तैयारी है हमारी, और इस केस को हम छोड़ने वाले नहीं है। इसमें एक दूसरा काम हमने और शुरू किया है इसी बीच में, कि ये जो केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं जो चलाते हैं, वो हमारे ही अपने भाई हैं। स्टार टीवी विदेशी कंपनी, लेकिन स्टार टीवी का चैनल चलाने वाले अपने ही भाई। तो अभी दिल्ली में मैंने एक सम्मेलन किया था, केबल टीवी ऑपरेटर्स का एसोसिएशन है, उनका मैंने सम्मेलन किया था। और उन भाइयों को मैंने गुड सेंस में अपील की थी कि भाई तुम्हारे भी बच्चे हैं, मेरे भी छोटे भाई बहन हैं, हम सबके घर अगर बर्बाद हो रहे हैं आपके इस धंधे से, तो आप क्यों ना ऐसा फैसला करें कि हम ये धंधा छोड़ दें। तो उनमें आपको मैं खुशी की बात बताऊं कि 60% से ज्यादा केबल टीवी ऑपरेटर्स कहते हैं कि राजीव भाई, जिस दिन हमको लगेगा कि आप लड़ाई हार गए हाई कोर्ट में, उस दिन हम ये धंधा छोड़ देंगे। तो उनकी तरफ से हम पे आश्वासन है। और उन्होंने ही हमको कहा कि बंबई का केबल टीवी ऑपरेटर्स का जो एसोसिएशन है, उसकी भी जल्दी आपकी एक मीटिंग हम करवाएंगे और उनके साथ भी हम ये बात करने वाले हैं, डायलॉग करने वाले हैं। तो उन भाइयों को अगर हम हमारे साथ कन्विंस करा सके तो इन विदेशी कंपनियों की हम जड़ खोद देंगे, इतना हमको मालूम है। तो ये लड़ाई में हम सारे चैनलों के खिलाफ लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसमें आपकी मदद चाहिए। आप क्या मदद कर सकते हैं? हरि भाई अखबार के एडिटर हैं। आप अगर सब लोग तय करें तो कम से कम 500,000 लेटर्स टू एडिटर लिख सकते हैं। संपादक के नाम जो चिट्ठी जाती है, उसमें यह विदेशी टेलीविजन का मामला ले लीजिए। कभी कभी कोई खबर ऐसी बन सके तो हरि भाई जैसे लोगों की मदद से अखबारों में छपवाइए टीवी के खिलाफ। तो उससे क्या होता है कि जो जज बैठा है फैसला देने वाला, वो भी अखबार पढ़ता और अखबारों की खबर से वो प्रभावित होता। तो अगर जगह जगह ऐसा कुछ होना शुरू हो जाए तो जज के दिमाग में ये सब बातें बैठेंगी जब वो फैसला सुनाएगा। तो हम में से हर एक व्यक्ति ये कर सकता है।
जितने अखबारों में आप लेटर्स टू एडिटर लिख सकें लेटर्स टू एडिटर लिखिए, जितने अखबारों में न्यूज आइटम के रूप में ये खबर छप सके वो खबर के रूप में छपाइए, या और तरीके आप उसके ढूंढिए, वो आप कर सकते हैं और ये आपकी हमारे लिए बड़ी मदद होगी। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में आप हमें सहभाग दें, वो एक ही तरीका है कि आप टीवी बंद रखें। तो आप जो है इस लड़ाई में हमारी बड़ी मदद। वस्त्र अगर हम धारण करें तो नतीजे जानते हैं क्या? हिंदुस्तान में जितना कपड़ा बिकता है उस कपड़े में सिर्फ 1% कपड़ा कॉटन का बिकता है, खादी का 1%, 1%। 99% कपड़ा सिंथेटिक बिकता है, इंपोर्टेड यार्न का बिकता है। 1% खादी बिकता है तो हिंदुस्तान के 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। मैं सपना देखता हूं कि अगर 100% खादी बिकना शुरू हो जाए तो 1500 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। माने हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि कुल बेरोजगारी 12 करोड़ की है, 15 करोड़ लोगों को रोजगार तो हम दे सकते हैं अगर हम खादी पहनना शुरू कर दें। तो इसलिए भी खादी पहनिए कि 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, और इसलिए भी खादी पहनिए कि सबसे ज्यादा अहिंसक पद्धति से बनने वाला कपड़ा है वो। गांव-गांव के लोगों को रोजगार ही नहीं देता, पूरे अहिंसक पद्धति से बनता है, क्योंकि कपास उत्पादन, उसके बाद सूत बनाना, उससे कपड़ा बनाना एकदम अहिंसक पद्धति है। और जितने ये टेरेलिन, टेरिकॉट, सिंथेटिक कपड़े सब हिंसक पद्धति से बनते हैं। तो हमारी संस्कृति बचे, 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिले। और मैं उसके भी आगे कहता हूं कि खादी के साथ साथ अगर ग्रामोद्योगी सामान खरीदना हम शुरू कर दें तो और 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। 30 करोड़ लोगों को रोजगार देने की क्षमता है खादी और ग्रामोद्योग में। तो आप अपने घर घर में खादी पहने। अगर आप 100% खादी पहने मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन कोई ये भी कह सकते हैं कि एकदम ये नहीं हो सकता, तो आप कम से कम एक कपड़ा खादी का खरीदिए। अगर आप एक कपड़ा भी खादी का पहनेंगे तो 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम खादी इसलिए नहीं पहन रहे हैं, खादी इसलिए पहन रहे हैं कि देश के लाखों करोड़ों को रोजगार दे रहे हैं, और ये रोजगार देने की क्षमता यहीं पर है और कहीं दूसरी जगह है नहीं। तो दूसरा सवाल है, एक भाई ने कहा कि आज के लालची नेताओं से आजाद होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैंने अपने भाषण के अंत में प्रतीक रूप में यही कहा था कि आज के लालची नेताओं से बचने के लिए हमको कुछ नहीं, एक एक पत्थर का टुकड़ा उठाइए और मारना शुरू कर दीजिए। वो ही एक तरीका है इन आज के लालची नेताओं से बचने का। और एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा के मारने की बात जब मैं करता हूं तो उसका गहरा मतलब है। उसका मतलब यह है कि इन नेताओं को फूल मालाएं हम ही डालते हैं, इन नेताओं के लिए जय जयकार हम ही करते हैं, इन नेताओं के लिए चंदा जुटाने का काम हम ही करते हैं, इन नेताओं को वोट डालने का काम हम ही करते हैं। ये सारे काम आप बंद कर दीजिए, ये ऊपर आकाश से जमीन पे औंधे मुंह आ जाएंगे, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। ये छोटा सा उदाहरण है जो अभी ताजा ताजा। ऐसा ही एक बार और भी हुआ था। कारगिल एक कंपनी नमक बनाने के लिए आई गुजरात, और हमको पता चला तो कुछ गांधीवादी लोगों ने आंदोलन किया उसके खिलाफ। मैं भी पहुंच गया, मुझे कोई जानता नहीं था गुजरात में, मैं गुजरात में किसी को नहीं जानता, लेकिन पहुंच गया, पता चला कि कारगिल के खिलाफ आंदोलन। तो वहां पहुंचा तो लोगों से मैंने पूछा कि क्या करने वाले हैं, कि आंदोलन करेंगे, इस कंपनी को भगाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा नाम भी लिख लीजिए उसमें। अब हम निकले वहां से अहमदाबाद से, तो गांधी धाम पहुंचे जहां पे कारगिल का वो बनने वाला था। तो मैंने पता किया कि वो कारगिल आ कहां रहा है, कंडला बंदरगाह है गांधी धाम के पास। तो कंडला बंदरगाह के सामने एक वेट है, द्वीप है, सतसाइडा वेट, और वो करीब 70,000 हेक्टेयर का है। तो चिमन भाई पटेल की सरकार ने वो पूरा का पूरा द्वीप कारगिल कंपनी को दे दिया। और पता किस भाव में दिया? 15 पैसे स्क्वायर फुट में। हमने पता किया कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो खोजते खोजते इस नतीजे पर पहुंचे कि चिमन भाई पटेल का एक लड़का है, उस लड़के ने कारगिल कंपनी से जॉइंट वेंचर किया है, और इसलिए 15 पैसे स्क्वायर फीट में उन्होंने जमीन दे दी है। और वो जमीन पर कारगिल कंपनी का कारखाना लगेगा। फिर कारगिल कंपनी क्या है इसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो अमेरिका की सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो कानून होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि आप अगर जानना चाहो कि ये कंपनी क्या करती है तो वो कंपनी अगर नहीं चाहे तो बताएगी नहीं, आप पूछ नहीं सकते कि हम क्या करें। तो मैंने कहा कि भैया ये सतसाइडा वेट पे कारगिल वाले क्यों आ रहे हैं? बहुत दिन दिमाग घुमाते रहे।
एक दिन उसका जवाब मिला कि सतसैड़ा बेट पर ही क्यों आ रहे हैं, गुजरात में और कहीं जगह क्यों नहीं जा रहे हैं? मुंद्रा है, मांडवी है, कच्छ में किसी और गांव में जा सकते हैं, सांतलपुर वगैरह है जहां नमक बनता है, लेकिन वहां नहीं जा रहे, वहीं पे आ रहे हैं। जवाब मिला कि सतसैड़ा बेट से पाकिस्तान का कराची 100 नॉटिकल माइल पे है बस। और उस दिन दिमाग में सारा पिक्चर साफ हो गया कि ये क्यों आ रहे हैं कच्छ में। ये इसलिए आ रहे हैं कि अब गुजरात को कश्मीर बनाना है। और अमेरिका के रिश्ते पाकिस्तान से कितने अच्छे हैं ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ये अमेरिका रोज पाकिस्तान को हथियार देता है। तो कारगिल कंपनी जब वहां आ जाएगी, उनका अड्डा बन जाएगा और उस अड्डे के माध्यम से वो पाकिस्तान से रिश्ते शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का कराची वहां से 100 नॉटिकल माइल पर है। तो उनके लिए पाकिस्तान आना जाना बिल्कुल मुश्किल का काम नहीं रहेगा। और उसके अंदर क्या हो रहा है कंपनी में हम पता नहीं कर सकेंगे। तो मुझे समझ में आ गया कि ये कच्छ को एक दूसरा कश्मीर बनाने की सारी साजिश है। और फिर देखना शुरू किया तो हिंदुस्तान को घेर रहे। नॉर्थ ईस्ट में चीन बैठा, नीचे श्रीलंका में आग लगी हुई, उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा नीचे जाइए, वहां भी आग लगना शुरू हो गई। कश्मीर और पंजाब में आग लगी ही रहती। अलग कश्मीर चाहिए, अलग पंजाब चाहिए, ये बात कहने वाले ही बहुत हैं। तो उसके बाद अब बचा हुआ एक हिस्सा है पश्चिम भारत, जो थोड़ा शांत है। अब उस पश्चिम भारत में गुजरात के छाती पे बैठ जाएंगे तो पश्चिम भारत को भी अशांत बनाएंगे। तो ये बात जब मुझे समझ में आई तो मैंने तय किया कि अब मैं कहीं जाऊंगा नहीं, यहीं रहूंगा कच्छ में। गुजराती मुझे आती नहीं, कच्छी तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। फिर भी जाता था, स्कूलों में जाता था, कॉलेजों में जाता था, कहीं कोई परिचय नहीं होता था। प्रिंसिपल के पास जाता था, कहता था कि मेरा नाम ये है, मैं आया हूं, मुझे आपके विद्यार्थियों से कुछ बात कहनी। तो कहता था क्या बात कहनी? मैं उसको कहता था कि यहाँ एक विदेशी कंपनी आ रही और तुम्हारी छाती पर बंदूक चलाएगी। वो बताने आया। तो कोई भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं मिला जिसने मना किया। उसने कहा राजीव भाई बताइए, समझाइए। क्या ये बात बराबर है कि हमारा बजट हमको ही बनाना चाहिए, लेकिन मैंने बताया कि इस देश के नेताओं ने सारा देश बेच दिया। IMF, वर्ल्ड बैंक के अधिकारी इस देश में अब बजट बनाते। हमारे देश के लोग तो सिर्फ माने मजबूरी के लिए उनके साथ बैठते हैं। आपको मैं ये जानकारी दे दूं, चिदम्बरम बजट नहीं बना रहा। इस समय 6 IMF के अधिकारी साउथ ब्लॉक में बैठे हुए हैं, वो रात दिन बजट बना रहे हैं। तो हमको हमारा बजट बनाना ही चाहिए। विदेशी लोग बजट बनाएं, ये इस देश के लिए सबसे ज्यादा अपमान की बात है। अब ये है पहुंच गया, हाँ होगा। ये तो अब ऐसा हो, चिदम्बरम जैसे लोग, मनमोहन सिंह जैसे लोग अगर वित्त मंत्री होंगे तो ये तो होने ही वाला है। अब जरूरत एक है, मैं आपको बताऊं सच में, हाँ ऑफिशियली भी डिक्लेयर किया, शायद आज के 1-2 अखबारों को, हाँ, न्यूज़पेपर में आया हुआ है। मुझे लगता है कि इसके लिए एक ही तरीका है। ध्यान रखिए, चिदम्बरम कभी ना कभी बंबई आएगा। हाँ, कभी ना कभी तो आएगा बंबई। तो जिस दिन चिदम्बरम बंबई आए उस दिन आप हिम्मत करिए, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं अपने सारे काम छोड़कर आऊंगा और हम उसको एयरपोर्ट से बंबई शहर में घुसने नहीं देंगे। चिदम्बरम आएगा तो चिदम्बरम के साथ ये होगा और मनमोहन सिंह आएगा तो उसके साथ भी यही होगा। और उनको ये बता दिया जाएगा कि तुम हो कौन, तुम वर्ल्ड बैंक और IMF के एजेंट लोग हो, तुमको इस पवित्र धरती पर हम कदम नहीं रखने देंगे। ये हम कर सकते हैं और ये जनता की ताकत है। बंबई में जिस दिन आपको लगे कि चिदम्बरम आ रहा है, आप राजीव दीक्षित को एक फोन कर दीजिए, मैं जहां भी रहूंगा आऊंगा। आपका साथ अगर मुझे मिले तो इस चिदम्बरम क्या, चिदम्बरम के बाप को सबक सिखा सकते। कुछ नहीं है, ये पानी के बुलबुले हैं, आज है कल नीचे आ जाएंगे। इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई ताकत नहीं है। तभी तक हैसियत और ताकत है जब तक वो आपको बेवकूफ बना ले। जिस दिन आप बेवकूफ बनना बंद हो जाएंगे उस दिन सारे चिदम्बरम ठीक हो जाएंगे। ये मैं आपसे कह सकता हूं। એક વખત લાલુ પ્રસાદ યાદવ જયારે બોમ્બેના એરપોર્ટ ઉપર ઉતરી રહ્યા હતા ત્યારે જે હરિભાઈ કે જૈનો તો અહિંસક છે, પણ જૈનોની અહિંસા કેવી છે હજી મારે એમને થોડોક સમય મળે તો શાંતિથી 1-2 કલાકમાં સમજાવવું છે કે માત્ર 12 જ કલાકના ગાળામાં 30,000 માણસો સાંતાક્રુઝના એરપોર્ટ ઉપર આ જૈનો ત્યાં પહોંચી ગયા હતા અને લાલુ પ્રસાદને ઊભી પૂછડીએ ભાગી જવું પડ્યું હતું। એટલી તાકાત આ જૈનોની અંદર પડી છે। આપ એક વખત એલાન કરો અને શું નથી થતું ગુજરાત। तो ये चिदम्बरम के साथ भी हो सकता है, अगर लालू के साथ हो सकता है तो सबके साथ हो सकता है और मैं आश्वस्त हूं कि ऐसा हो जाए। एक भाई ने पूछा है कि भारत में सब काम अंग्रेजी में ही क्यों कराते हैं।
और उसके नीचे फिर उन्होंने उदाहरण के लिए लिखा है कि कंप्यूटर वगैरह की ये भाषा जो है वो अंग्रेजी वाली क्यों। मैं आपसे कहता हूं कि ये अंग्रेजी में काम करना इस देश में ऐसा माना गया है कि शान की बात है, ये गुलामी की बात है, इसमें कोई शान नहीं है। उन्होंने हमारे ऊपर 250-300 वर्ष राज किया, उन्हीं की भाषा को लेके हम, ये शान की बात है, ये दिमाग से निकालना, और ये दिमाग से निकालने का काम हर क्षण चलना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं छोटे छोटे, आप जब दस्तखत बनाते हो तो आपके मन में ये लड़ाई चलनी चाहिए कि मैं अंग्रेजी में बनाऊं, हिंदी में बनाऊं या गुजराती में बनाऊं। ये संघर्ष आपके मन में जब तक नहीं चलेगा तब तक अंग्रेजी जाएगी नहीं। ऐसे ही आप अपने बच्चों के नाम रखते हो तो डिम्पी, पिंपल, ये डिम्पी पिंपल क्या होता है, बॉबी, टिंकल, ये सब जो है वाहियात बेवकूफी के नाम। तो आपके मन में यह संघर्ष बराबर चलना चाहिए कि मैं मेरे बच्चों के ऐसे बेहूदे अंग्रेजी वाले नाम नहीं रखूंगा, स्वदेशी भारतीय भाषा के, गुजराती भाषा के, हिंदी भाषा के नाम रखूंगा। तो यह लड़ाई हर व्यक्ति की है। जब भी आपका हाथ दस्तखत करने के लिए बढ़े तो अपने आप से पूछिए कि आप अंग्रेजी में दस्तखत करने जा रहे हो या हिंदी में या गुजराती में। अगर आप अंग्रेजी में करने जा रहे हो तो अपने आप को रोकिए और कहिए कि नहीं, मैं प्रयासपूर्वक हिंदी में या गुजराती में ही दस्तखत करूंगा। यह लड़ाई जिस दिन आपके घर से शुरू हो जाएगी, आप इस देश में अंग्रेजी को विदा कर देंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। हाँ, तो ऐसे ही हम सब अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पे करें, ये अंग्रेजी वैसे ही जाएगी। मैं इसके लिए एक ही वाक्य इस्तेमाल करता हूं कि जैसे अंग्रेजों को मार मार के पीट पीट के भगाया, वैसे ही अंग्रेजी को मार मार के पीट पीट के भगाना पड़ेगा, नहीं तो ये जाने वाली नहीं। इसके लिए हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर जहां तक संभव हो, जैसे उदाहरण में दूं, अंग्रेजी अखबार खरीदना बंद कर दीजिए और इनको सबक सिखा दीजिए। और ये अंग्रेजी अखबार करते क्या, आप देखिए, मैं नाम लेके कह रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया किसका है, अशोक जैन का। क्या करता है, रोज टाइम्स ऑफ इंडिया में किसी ना किसी लड़की की आधे नंगी या पूरी नंगी तस्वीर आती, रोज टाइम्स ऑफ इंडिया। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया वो अखबार है जिसने हिंदुस्तान की संस्कृति का कबाड़ा कर दिया। जानते हैं, यही टाइम्स ऑफ इंडिया है जिसने भारत सुंदरी, मिस इंडिया, मिस फेमिना, ये सारी प्रतियोगिताएं शुरू की। यही टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है। फेमिना उन्हीं की पत्रिका है। तो फेमिना के माध्यम से उन्होंने मिस फेमिना, मिस इंडिया चालू किया। अब वो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स हो गया है और वो सारे उसी धंधे में लगे हुए। और इनके पास कोई धंधा नहीं है। रोज का टाइम्स ऑफ इंडिया आप उठाकर देखिए तो कभी पहले पेज पर आपको इतनी बड़ी फोटो मिलेगी, कभी दूसरे पेज पर, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं, न उसकी कोई खबर है, न खबर से उसका लेना देना। जबरदस्ती आधे नंगी लड़कियों की तस्वीर पेश करना, यही उनकी पत्रकारिता हो गई है। गुजराती में भी आता है, हाँ, तो जो भी ऐसे अखबार है, मैं तो सबके लिए कहता हूं कि इन अखबार वालों को कौन कंट्रोल करेगा। ये कोई भगवान के दूत नहीं है। ये मत मान लीजिए कि अखबार वाले कोई भगवान के दूत हैं। करप्शन मीडिया में भी है, पॉलिटिक्स में ही करप्शन नहीं है, इकोनॉमी में ही करप्शन मीडिया में भी है। तो कम से कम ऐसे अखबार आप खरीदना बंद कर दो। तो सबसे पहले आप अगर कर सको तो टाइम्स ऑफ इंडिया का बहिष्कार। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस दिन बंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया की 50,000 प्रतियां कम बिकना शुरू हो जाएंगी, अशोक जैन शीर्षासन करना शुरू कर देंगे और जो आप कहोगे वो फिर अशोक जैन मानेंगे। तो इनको सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि जिसके घर में टाइम्स ऑफ इंडिया आता हो वो टाइम्स ऑफ इंडिया बंद करे और बाकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को चिट्ठी लिखे कि हम आपका अखबार बंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ये सब नग्नता फैला रहे हो। एक तो अंग्रेजियत फैला रहे हो, ऊपर से ये नग्नता और अश्लीलता फैला। हमारी बहनों को, बेटियों को उल्टा सीधा फोटो छाप छाप के आपने जो है कबाड़ा कर दिया हमारे घर का। तो ये कह के आप टाइम्स ऑफ इंडिया बंद करिए। इनकी 2 मिनट में इनको नानी याद आ जाएगी। जिस दिन 50,000 प्रतियां कम हुई बिकना, उसी दिन आप देखिएगा अशोक जैन सिर के बल चल के यहां आ जाएंगे। जिस दिन उनको, जब तक ये नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई खतरा है तब तक। और अगर संभव हो तो आपका कांदिवली का जैन समाज, मैं तो एक कदम आगे जाके कह रहा हूं कि कल या हफ्ते भर बाद या संभव हो तो होली के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की होली जला दीजिए आप। और इस बात को बाकायदा अखबार में कहिए कि हम टाइम्स ऑफ इंडिया की होली जला रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया एक तो अंग्रेजियत फैला रहा, दूसरा अंग्रेजियत से ज्यादा खतरनाक अश्लीलता और नग्नता फैला। तो अगर ये काम आप कर दोगे तो ये सारे देश के लिए खबर बन जाएगी। मगर मीडिया गुजराती में सभी लोगों ने लेटर लिखा है, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया है। तो उनका कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। अगर आपकी बात वो नहीं सुनते हैं तो आपको असहकार और असहयोग करने का पूरा हक है।
आप एक दिन 5-7 हजार कॉपियां लेके यहां कहीं जला दीजिए मिड डे की, और मिड डे वालों को सबक सीखने आ जाएगा। जिस दिन दूसरे अखबारों में यह खबर छप जाएगी कि मिड डे की होली जलाई कांदीवली के जैन समाज ने, क्यों जलाई? वो करने का है, लेकिन आप आओ बिंदास करने का है। बिल्कुल, मैं इस काम में आपके साथ हूं। जिस दिन आप ऐसे अखबारों की होली जलाएंगे, मैं आपके साथ बराबर इस काम खड़ा रहूंगा। तो आप जिस दिन मुझे बुलाएंगे कि राजीव भाई आज होली करनी है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं मैं सारे काम छोड़कर आऊंगा, क्योंकि ऐसे काम करना इस समय बहुत जरूरी है। इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। અને આ માત્ર દવા રોગનું તો એમણે નામ આપ્યું, પણ એની સામે ઔષધ પણ હરિભાઈએ સાથે જ આપ્યા છે કે તમે આવતીકાલથી 800 શબ્દોનો બધા જ વિષય ઉપર રોજ 1 વાગ્યા સુધીમાં મને ફેક્સ મોકલો. હું ગેરંટી આપું છું કે આવતીકાલથી સમકાલીનની અંદર એટલે પરમ દિવસના સમકાલીનથી રોજનું તમે જે લખાણ 800 શબ્દો સુધીનું મોકલશું એ અમે સમકાલીનમાં લીધા વગર રહેશું નહીં. હવે છાપા વાંચવાની આપણને આદત પડી ગઈ છે. મિડ ડે ગુજરાતી અને ટાઈમ્સને બંધ કરશું તો વાંચશું શું? સમકાલીનમાં રોજ નવા નવા આ વિષયો વાંચશું. એટલે બધાને હું વિનંતી કરું છું કે બધા સમકાલીન લેવાનું ચાલુ કરી. एक भाई ने सवाल किया है कि इस देश को राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री मिलता है, लेकिन राजीव दीक्षित जैसा बड़ा प्रधान नहीं मिलता। इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। जिस भाई ने भी पूछा है ये पर्सनल सवाल है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जवाब दे दूंगा। नहीं, आप जब भी पीएम बनेंगे तभी हम भी बोलेंगे कि इनका लेक्चर तो हमने कांदीवली में सुना था भाई। ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस खुशफहमी में आप मत रहिए। राजीव दीक्षित जो विदेशी कंपनियों की जो डंडा लेके घूमता है वो पीएम नहीं बन सकता, क्योंकि विदेशी कंपनी वाले जानते हैं कि ये आदमी अगर 24 घंटे के लिए भी पीएम बन गया तो कुछ करे या ना करे, लेकिन सारे मल्टीनेशनल को हिंदुस्तान से विदा कर देगा। इसलिए वो लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, और मुझे मालूम है कि ऐसे लोगों को वो टिकने नहीं देते हैं। ये राजीव दीक्षित का सवाल नहीं है, कोई भी XYZ हो। इसलिए इस खुशफहमी में आप मत रहिए। हाँ, इस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो और उसमें मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई वांदा नहीं है। मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा बेहतर है कि इस देश में किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए मैं मर जाऊं। ये मेरे दिल की अपनी तमन्ना। एक पहला सवाल जो पूछा है उससे कि यूनियन कार्बाइड वाली जो दुर्घटना हुई थी उसका सच क्या है। यूनियन कार्बाइड वाली दुर्घटना के बारे में सारे देश को ये बताया गया है कि ये अचानक से भोपाल में उनके कारखाने से गैस रिस गई, मिथाइल आइसोसाइनेट, और लोग मर गए। लेकिन उस यूनियन कार्बाइड के काम में बहुत गहरे में उतरा और इस कंपनी के बारे में बहुत केस स्टडी का काम मैंने किया मेरे विद्यार्थी जीवन में। और सच ये है कि भोपाल के कारखाने में 3 दिसंबर 1984 की रात को जो जहरीली गैस निकली थी वो अपने आप नहीं निकली थी, वो बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया गया। भोपाल दुर्घटना एक्सीडेंट नहीं था, वो एक एक्सपेरिमेंट था। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? यूनियन कार्बाइड अमेरिका की कंपनी है और दुनिया में ऐसे अमीर देशों की ढेरों कंपनियां हैं जो हथियार बनाती। आपके देश में ये कंपनियां आती हैं, साबुन बेचती हैं, मंजन बेचती हैं, जूते चप्पल बेचती हैं, लेकिन ये कंपनियां अपने अपने देशों में बहुत ज्यादा हथियार बनाती। और अमेरिका जैसे देश की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा हथियार की बिक्री से आता। इस देश की पूरी इकोनॉमी, अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था हथियारों के व्यवसाय पर टिकी हुई। तो हथियारों का व्यवसाय चलना चाहिए, ये उनकी हमेशा की जरूरत रहती। तो हथियारों का व्यवसाय कब चल सकता है? 2 ही तरीके से चलता है। या तो 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा हो और उस युद्ध में वो हथियार बेचे जाएं, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर 2 देशों के बीच न होकर सारी दुनिया में कोई युद्ध चल रहा हो और उसमें हथियार बेचे जाए। और आज के जमाने में सारी दुनिया में एक अघोषित युद्ध चल रहा है जिसको आप आतंकवाद कहते हो। ये जो आतंकवाद के लोगों को जो भी लगे हुए हैं उसमें, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो आसाम में हो, चाहे नागालैंड में हो, चाहे त्रिपुरा में हो, चाहे मणिपुर में हो, या किसी भी दूसरे देश के हिस्से में हो, इन सारे बड़े बड़े आतंकवादियों को हथियार भेजने का काम ऐसी ही कंपनियां करती हैं। एक बंदूक है, आपने उसका नाम सुना होगा, AK-47।
ये जो AK-47 नाम की बंदूक है, ये अमेरिका की कंपनी की बनाई हुई, और ये हिंदुस्तान में कैसे आती? पहले अमेरिका की कंपनियां उसको चीन में बेचती, चीन उसको पाकिस्तान को देता, और पाकिस्तान के माध्यम से फिर हिंदुस्तान में आती। और हर साल अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश लाखों करोड़ रुपए का हथियारों का व्यवसाय करते हैं। और हथियार दो तरह के होते हैं, एक तो वो हथियार होते हैं जो बंदूक की तरह के हैं, तो गोला बारूद की तरह के हैं, लेकिन आज की दुनिया में कुछ खतरनाक किस्म के भी हथियार बनते हैं जिनको हम केमिकल बम कहते हैं। और ये जो केमिकल बम होते हैं, वो केमिकल बम तोप के गोले से कुछ भिन्न तरह के होते हैं, उनमें जहरीली गैसें भरी जाती, और वो जहरीली गैसें जब बम फटता है तो पूरे वातावरण में फैल जाती हैं, और वो वातावरण में जो भी आदमी सूंघेगा उस गैस को वो मर जाता है। तो तोप के गोले से ज्यादा असरकारक होता है केमिकल बम, और अमेरिका की ढेरों कंपनियां केमिकल बम बनाती हैं, और उन केमिकल बम को बनाने के लिए 2-3 जहरीली गैसें इस्तेमाल होती हैं। एक गैस है, उसका नाम है फॉस्जीन, दूसरी गैस है, उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, और ऐसी 2-3 और गैसें हैं। तो ये जो भोपाल के कारखाने में गैस निकली थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का ये टेस्ट करके देखना हो कि ये कितने लोगों को मार सकती है, ये अमेरिका में नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका में वो मानते हैं कि लोगों की जिंदगी की कीमत बहुत है, इसलिए अमेरिका में नहीं कर सकते। और अमेरिका में ही नहीं कर सकते, अमीर देशों में कहीं भी नहीं कर सकते इस तरह के एक्सपेरिमेंट। कारण क्या है? कारण उसका एक सीधा साधा है कि उनके पर्यावरण के कानून बहुत सख्त हैं, और सरकारों ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि वहां के लोगों की हत्या नहीं होनी चाहिए कोई भी एक्सपेरिमेंट करने। तो ऐसी कंपनियां ऐसे प्रयोग करने के लिए, जहरीली गैसों के प्रयोग करने के लिए हिंदुस्तान जैसे देशों को तलाशते, और यही हुआ था भोपाल। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली और एक रात में 10,000 लोग मर गए, और पिछले 12 साल में 5 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए। अभी भी मौत का तांडव चलता है भोपाल में, अभी भी लोग मरते हैं उस जहरीली गैस के असर से। वो उन्होंने बाकायदा खूबसूरत प्रयोग करके देखा, और इसी प्रयोग के बाद फिर अमेरिका की फौजों ने और यूरोप के देशों की फौजों ने केमिकल बम गिराए इराक के ऊपर जब खाड़ी युद्ध हुआ। खाड़ी युद्ध में वही गैसों के जहरीले बम, वही केमिकल बम उन्होंने गिराए, और उनको बराबर उसके परिणाम मिले। लेकिन बम गिराने से पहले के जो प्रयोग किए गए वो हिंदुस्तान जैसों में, ब्राजील जैसे देशों, चिली और कोस्टारिका जैसे देशों, कोलंबिया जैसे देशों, ऐसे गरीब देशों में जहां की सरकारें बिकाऊ होती हैं, वहां पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो ये जो भोपाल में जो कुछ हुआ था वो ऐसे ही दुर्घटना नहीं, वो हिंदुस्तान के लोगों पर किया गया एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट आगे और बढ़ेंगे। ऐसे ढेरों एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। एक विदेशी कंपनी आई है, हिंदुस्तान में दवा बेचती है, और वो दवा दुनिया के किसी भी देश में नहीं बिकती। अभी तक उस दवा के ऊपर कोई क्लिनिकल टेस्ट नहीं किया गया, कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया गया है, लेकिन यहां के लोगों के ऊपर उस दवा का क्लिनिकल टेस्ट और क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। उस दवा का नाम है नॉरप्लांट, बहनों के ऊपर हो रहा है। ये दिल्ली में चल रहा है, और दिल्ली के सारे डॉक्टर जानते हैं कि इस दवा का क्लिनिकल टेस्ट कहीं हुआ नहीं है, उसको हिंदुस्तान में भेजा गया। और ऐसी एक नहीं, शायद आप लिस्ट बनाइए तो सैकड़ों दवाएं हैं जिनको दुनिया के तमाम देशों में जहर घोषित किया है, वो हिंदुस्तान में धड़ल्ले से बेचती, और ऐसी कंपनियां लेके आती। ब्रिटेन में नहीं चलती, ऐसी तकनीकों को लाके हिंदुस्तान में डंप कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, ये जो बंबई है ना, और बंबई के बाजू में पूरा गुजरात है, मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि अभी तो एक भोपाल बना है हिंदुस्तान में, गुजरात में तो 50 से ज्यादा ऐसी बन सकते हैं। आपको मालूम है इस भोपाल, इस गुजरात की कहानी क्या है? ये गुजरात एक जमाने में कृषि प्रधान प्रदेश था, आज पूरा का पूरा प्रदेश केमिकल इंडस्ट्री वाला प्रदेश बन गया। मैं जब भी बड़ौदा से गुजरता हूं, जब भी भरूच और अंकलेश्वर से मेरी ट्रेन गुजरती है, फिर मैं चक्कर आने लगता है। बड़ौदा के लोग मुझसे बताते हैं, मैं जाता हूं बड़ौदा, पानी वहां का जहरीला हो गया, जमीन के नीचे से निकलने वाला पानी जहरीला हो गया। और ऐसे 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी आई है विदेशों से, वो दुनिया के सारे देशों में रद्द कर दी गई है, बैन कर दी गई है। वो टेक्नोलॉजी गुजरात में लाई गई है,
तमाम जगहों पर उसके कारखाने चल रहे हैं और पर्यावरण का प्रदूषण ही नहीं बढ़ रहा, लोगों के मौत की तैयारी हो रही है। किसी भी दिन आपको पता चलेगा कि दूसरा भोपाल कहीं बड़ौदा में बनेगा या बड़ौदा के आसपास बनेगा, और एक बार बच चुका है। बड़ौदा के पास जो बड़ा प्रोजेक्ट है केमिकल टेक्नोलॉजी वाला, एक बार उसमें ऐसी दुर्घटना हुई है। भगवान की कुछ ऐसी कृपा थी कि उस दिन हवा जो थी वो बड़ौदा से बाहर की तरफ बह रही थी। अगर हवा बड़ौदा शहर के अंदर की तरफ बह रही होती तो बड़ौदा नहीं रहता। इतने खतरनाक प्रोजेक्ट इस देश में आए और ये सब टेक्नोलॉजी के नाम पे लाए गए, और ऐसे जगह जगह विनाश के कारखाने खड़े किए जा रहे हैं, और ये सारी की सारी केमिकल इंडस्ट्री वहां से बंद की जा रही है, यूरोप के देशों से, अमेरिका के देशों से, और उसको हमारे यहाँ लाके लगा रहे हैं। मुझे दर्द बहुत है अपने दिल में भोपाल का, क्योंकि 12 साल हो गया है, अभी तक किसी को न्याय नहीं मिला। हमारे जैसे लोग 12 साल से, मैं तो मेरे विद्यार्थी जीवन से ये मांग कर रहा था कि वॉरेन एंडरसन, जो यूनियन कार्बाइड कंपनी का सबसे बड़ा ऑफिसर, उसको लाके हिंदुस्तान में गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाना चाहिए, लेकिन आज तक किसी सरकार को फुर्सत नहीं है उसको गिरफ्तार करने की। इस देश में न्याय की पद्धति क्या है? आपकी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने हजारों लोग मरे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन उनको हम न्याय नहीं दे पा रहे हैं। ये कैसा न्याय है? ये भोपाल में हुआ है और अगले तमाम जगहों पर होने की तैयारी है। इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि ये भोपाल एक नहीं है, हिंदुस्तान में 60-70 भोपाल बन सकते हैं किसी भी दिन। जिस दिन वहां इस तरह के एक्सपेरिमेंट होने शुरू हो जाएंगे वो भोपाल बन जाएंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि हम और हमारे जैसे लोग तो विदेशी कंपनियों की लेबोरेटरी के चूहे हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, मरे तो मर जाएं। और उससे भी ज्यादा दुख मुझे दूसरी बात का होता कि भोपाल में जो हजारों लोग मर गए, हमारे दिल में कहीं हलचल नहीं हुई है। सारे देश ने शांति के साथ इसको देखा। सरकार बिक जाती है, समझ में आता है, कोर्ट कुछ नहीं करता, समझ में आता है, लेकिन देश के लोग इतने मरे हुए हैं कि मेरा भाई मर गया, मेरे पड़ोसी मर गए, लेकिन हमारी आंखों का पानी भी नहीं उतरा। जानते हैं ये क्यों हुआ? ये मैं मेरे भाषण में जो कह रहा, सिर्फ दुर्घटना नहीं है, भोपाल एक चेतावनी है कि अगले कुछ वर्षों में अगर हम नहीं जगे तो हिंदुस्तान में जगह जगह भोपाल बनेगी। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा था कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते, और मेरा जवाब मैं आपको बता दूं कि अगर मैं चुनाव लड़के पार्लियामेंट में पहुंच भी जाऊं तो ये पार्लियामेंट मेरा नहीं है, ये पार्लियामेंट उनका है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम मेरा नहीं है, स्वदेशी नहीं, ये विदेशी तंत्र है। और इस विदेशी तंत्र में आप किसी भी अच्छे से अच्छे आदमी को भेज दीजिए, वो वही करने वाला है जो हो रहा है। इसको एक उदाहरण से समझिए। हमारे यहाँ पता है क्या होता है, और तीसरे सवाल का जवाब भी इसी में आ जाएगा कि ये भाजपा अपनी है कि नहीं। क्या होता है कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था एक मोटर गाड़ी की तरह है। आप ड्राइवर बदलते जाते हो लेकिन कार वही चलती जाती है। एक ड्राइवर बदला, दूसरा आया, दूसरा बदला, तीसरा आया, तीसरा बदला, चौथा चला आया, चौथा बदला, पांचवा आया, लेकिन आप दुर्भाग्य से वो कार नहीं बदल रहे हो, ड्राइवर बदल रहे हो। तो कार को जो करना है वो करने वाली। और धीरे धीरे एक दिन आपको ये समझ में आएगा कि अभी तो वो इंडियन ड्राइवर से काम चला रहे हैं, 4-5 साल और रुक जाइए, इंडियन ड्राइवर को निकाल के बाहर कर देंगे, खुद बैठने वाले हैं स्टीयरिंग सीट पे, जो मैंने बताया आपको कि पार्लियामेंट में वो पहुंचने वाले। तो फिर आपके ड्राइवर की भी जरूरत नहीं। इसलिए कोई पार्टी आपकी हो नहीं सकती। और इस पर बहुत गंभीरता से सोचिए कि क्या हमको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए। और मैं आपसे पूरे गंभीरता से कह रहा हूं कि दुनिया के उन तमाम देशों में जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, फेल हो गया है। किसी भी देश में, चाहे अमेरिका में, चाहे ब्रिटेन में, चाहे जर्मनी में, चाहे फ्रांस में, हर देश में क्राइसिस है पॉलिटिक्स में, और वो क्राइसिस इस सिस्टम की है, और वही सिस्टम हम चला रहे हैं। तो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप बिल्कुल उम्मीद मत करिए कांग्रेस को हटा दीजिए जनता दल आ जाएगा, जनता दल को हटा दीजिए सीपीएम को ले आइए, सीपीएम को हटा दीजिए बीजेपी को ले आइए, काम सबके वैसे ही होने वाले। और नहीं हो तो करके देख लीजिए। गुजरात में तो आपने सारे प्रयोग किए, देख लीजिए आप इसको, हमारी आंखों के सामने। महाराष्ट्र में प्रयोग चली रहा, राजस्थान में प्रयोग चली रहा। आप इन तीनों प्रदेशों में से कोई एक प्रदेश बता दीजिए जहां विदेशी कंपनियां नहीं आ रही, या इनकी सरकारें कुछ और काम कर रही हो पुरानी सरकारों से अलग। सब तो एक ही तरह का काम कर रहे हैं।
और मैं तो कभी कभी ये बात गंभीरता से कहता हूं, लेकिन मजाक की बात है। मैं कहता हूं कि हर पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र उठा लीजिए आप और उसका कवर पेज फाड़ दीजिए और उसके बाद गड्ढमड्ढ कर दीजिए और मैं आपको दे दूं, आप बता नहीं सकते कि कौन सा घोषणा पत्र किस पार्टी का। सबके चुनाव घोषणा पत्र एक जैसे, फर्क बस इतना है कि किसी के चुनाव घोषणा पत्र में कोई बात पेज नंबर 1 पर होगी तो दूसरी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में पेज नंबर 10 पर होगी। किसी में वो बात पेज नंबर 15 पर है तो किसी में पेज नंबर 40 पर हो जाएगी। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं, कोई क्वालिटी का फर्क नहीं। और मैं तब आपसे कह रहा हूं कि हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये संसदीय लोकतंत्र हमको चाहिए क्या, और अगर ये संसदीय लोकतंत्र चाहिए तो इसके स्वरूप के बारे में तय करिए। मैं बहुत गंभीरता से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं पिछले कुछ वर्षों में। हो सकता है मेरा निष्कर्ष गलत हो, मैं ये नहीं कहता कि यही आखिरी सच है। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान से पार्टियों का शासन खत्म करना पड़ेगा, इन पार्टियों को हटाना पड़ेगा। जानते हैं क्यों? मैं मेरे घर का उदाहरण देता हूं, बिल्कुल ताजा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया। मैं एक जगह गया हुआ था ऐसे ही व्याख्यान करने, मेरे पिताजी ने फोन किया। क्या फोन किया? कि तुमको घर आना है। मैंने कहा किस लिए? कि वोट डालना। चुनाव आ गया, वोट डालना। मैंने कहा क्यों वोट डाले? कि तुम्हारा बहुत पवित्र काम है वोट डालना। तो मैंने कहा काहे को आए घर पे? तो उस दिन मैं बताऊं आपको कि 35 मिनट मेरे पिताजी फोन पे बात करते रहे एसटीडी से और मुझको समझाते रहे। अंत में उन्होंने कहा कि तुमको इसलिए आना है कि कांग्रेस को वोट डालना। थोड़ी देर के बाद मेरी मां ने उनके हाथ से फोन छीन लिया। मेरी मां कहने लगी कि तुमको घर इसलिए आना है कि वोट भाजपा को डालना। मेरा भाई भी था उनके साथ वहां फोन पे, तो उसने कहा भैया आपको इसलिए आना है यहां पे कि ना हम भाजपा को वोट देना चाहते हैं ना हम कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, हम किसी इंडिपेंडेंट को वोट देना चाहते हैं। मेरा एक घर है, उस घर में मेरे पिताजी कहते हैं कांग्रेस को वोट डालो, मेरी मां कहती है भाजपा को वोट डालो, मेरा भाई कहता है कि इंडिपेंडेंट को वोट डालो, और मैं कहता हूं कि वोट डालने की जरूरत ही नहीं है, वो पड़ जाएगा वैसे ही। मैं जाऊं या ना जाऊं वो वोट पड़ने वाला है। तो ये जो तंत्र है इसने जानते नतीजा क्या पैदा किया? मेरा एक घर जिसमें मैं, मेरी मां, मेरा भाई, मेरे पिताजी 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक कहता है भाजपा, दूसरा कहता है कांग्रेस, तीसरा कहता है इंडिपेंडेंट, चौथा कहता है कि वोट ही मत डालो। माने मैं मेरे घर की हैसियत के हिसाब से एकता कायम नहीं रख सकता। घर के 4 हिस्से हो गए, ये हर घर में है। एक भाई भाजपा में, दूसरा कांग्रेस में, तीसरा जनता दल में, चौथा सीपीएम में, 5वां सीपीआई में। जानते हैं अंग्रेजों ने इस देश को कैसे तोड़ा था? साम, दाम, दंड और भेद। तो साम से तोड़ नहीं पाए, दंड से तोड़ नहीं पाए, भेद की नीति बराबर चली और भेद किया समाज के हर स्तर पे, पूरे समाज को बांटा और पूरे समाज को बांट के हिंदुस्तान को तबाह कर दिया। जो भेद की नीति अंग्रेजों ने अपनाई इस देश में, आज का पॉलिटिकल सिस्टम वही भेद की नीति अपना रहा। घर घर में क्राइसिस खड़ी हो रही है कि तुम इस पार्टी में जाओ कि तुम उस पार्टी में जाओ, और हम एक घर की हैसियत से उद्देश्य सबके बराबर हैं लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं अलग अलग। और मैं जानता हूं कि मेरा वोट मैंने जिस पार्टी को दे दिया, सत्ता में आने के बाद वो मुझको भूल जाएंगे, नमस्कार भी नहीं करेंगे, उसके पहले तक मेरे घर पे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, गधे को बाप बना लेंगे क्योंकि वोट चाहिए, और वोट मिलकर जब चलेगा तो 5 साल तक शक्ल दिखाई नहीं देगी आपको। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम अपना है नहीं, ये तो अंग्रेजों ने हमको बर्बाद करने के लिए दे दिया। और इस पॉलिटिकल सिस्टम को अगर आप और आगे चलाएंगे तो समाज और ज्यादा टूटेगा। मेरा जो दर्द है वो दर्द ये है कि समाज टूट रहा है, पॉलिटिक्स उस पर चल रही है, समाज में विभाजन हो रहा है, घर घर में टूटन हो रही है, पॉलिटिक्स उस पर चल रही है। और वो पॉलिटिक्स किसी बड़े उद्देश्य के लिए होती तो मेरे समझ में आता। अब सबका उद्देश्य सिर्फ सीमित रह गया है कि किसी तरह सत्ता हासिल कर लो और सत्ता सुख भोग लो। ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा क्या है कि हमारे पास ब्लैक कैट कमांडोज हो जाएंगे, वही हमारा स्टेटस सिंबल है। एक बार मिनिस्टर हो जाएंगे, ब्लैक कैट कमांडोज हो जाएंगे, और सब यही कर रहे हैं। इस देश में अगर आप जननेता हो, इस देश के अगर आप लोक नायक हो, तो ये ब्लैक कैट कमांडोज की क्या जरूरत है? और मान लो कोई आपको मार भी देगा तो ठीक है, तैयारी रखिए मरने की। हाँ, क्यों डरते हैं मरने से? और ये तो वो देश है जहां बार बार जन्म की कल्पना है। मुझे तो अगला भी जन्म मिलने वाला है, तो काहे को चिंता कर रहे हैं? मर जाएंगे अगली बार, हो सकता फिर नेता बन के पैदा हो जाएंगे आप।
तो मरने की तैयारी है नहीं, और बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हम समाज के जन नेता हैं, लोक नेता हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये जो ब्लैक कैट्स कमांडोज की व्यवस्था है, दुनिया की कोई भी ताकत लगा दीजिए, अगर आपको कोई मारने वाला पैदा हो गया तो बच नहीं सकते आप। अगर बचाने वाला होता तो इंदिरा गांधी का क्या हुआ, बचाने वाले होते थे तो राजीव गांधी का क्या हुआ, कुत्ते की तरह से मारे गए दोनों के दोनों। तो अगर आपको कोई मारने वाला पैदा हो गया है तो छोड़ दीजिए। और फिर हमारे यहां तो है, जिसको प्रभु रखता है उसको कौन मार सकता है, और जब प्रभु ने तय कर लिया है तो आपको बचा कौन सकता है। तो इतनी तैयारी रख के काम करिए। भारतीय संस्कृति में मरने से कभी डर नहीं रहा है किसी को, और ये आज सबसे ज्यादा डरपोक नेता पैदा हो गए, ब्लैक कैट्स कमांडोज लेके आगे पीछे घूमते हैं साहब, बड़ा रौब पड़ता है। माने लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद करते हैं। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम के नतीजे हैं। और दुनिया में मैंने नहीं देखा, सारी दुनिया तो मैंने नहीं देखी, लेकिन कुछ देश तो मैंने देखे, किसी भी देश में एमपीज को घर नहीं दिए जाते रहने के लिए। यहां है, महल है उनके पास, किसी देश में नहीं है। ब्रिटेन में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, स्वीडन में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। एमपीज को रहने के लिए कोठियां नहीं मिलती सरकार की तरफ से, उनको किराए के घर में रहना होता है या अपने घरों में रहना होता है। ये अंग्रेजों ने व्यवस्था डाली हिंदुस्तान में, और अंग्रेजों की डाली हुई व्यवस्था आज भी चल रही है। एक एक एमपीज के पास 2-2 घर हैं, 3-3 घर हैं। एक घर पार्टी को दे रखा है, एक घर अपने लिए। काहे के लिए भाई? किराए के घर में रहिए। और इनको आप कहते हो कि ये सब समाज से भी तनख्वाह लेके काम करने वाले क्लर्क हो गए हैं सबके सब। ये नेता? अपना टीए बढ़ाना हो, अपना डीए बढ़ाना हो तो पूरा पार्लियामेंट एक हो जाता। पूछिए जरा इनसे, कोई एक पार्टी माई की लाल थी जब ये डीए बढ़ाने की बात हुई थी पार्लियामेंट के अंदर? अपने भत्ते बढ़ाने की बात आई थी पार्लियामेंट के अंदर, सारे पार्टीज के एमपी एक हो गए और फटाफट बिल पारित हो गया। और यहां तक नहीं, व्यवस्था यहां तक कर ली है कि अगर आप एक बार घुस गए पार्लियामेंट में तो जन्म जिंदगी आपके नाती पोतों को भी पेंशन मिलती रहे। काहे के लिए भाई? एक तरफ कहोगे कि हम जन नेता हैं, एक तरफ कहोगे हम लोक नायक हैं, दूसरी तरफ तनख्वाह लेके काम करने की स्थिति तुम्हारी बनी हुई है। तनख्वाह लेके काम तो क्लर्क करता है, जन नेता तो नहीं करता इस देश में काम। तो कहें पार्टियां घोषणा करें कि हमारे एमपी तनख्वाह नहीं लेंगे, तो आप कहोगे कि भरण पोषण की व्यवस्था वो हम करेंगे, समाज के लोग करेंगे। इस देश में तो हमेशा से व्यवस्था रही है कि जो समाज सेवा के काम में निकलता है समाज उसकी व्यवस्था करता है। ये कोई आज की बात थोड़ी है, हजारों साल से यही चला आया इस देश में। जिन्होंने समाज सेवा का काम किया है समाज ने उसकी व्यवस्था की है। तो ये जो पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, छोड़िए अपनी सारी व्यवस्थाएं, समाज आपकी व्यवस्था करेगा, आप देश चलाने का काम करिए। लेकिन ये तो सब वेतन भोगी हो गए, भत्ते वाले हो गए। टीएडीए इनके बढ़ने चाहिए ऐसे जैसे दूसरे लोगों के बढ़ते जाते हैं, और बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी नया पे कमीशन बिठा दिया, तो उस पे कमीशन के माध्यम से अधिकारियों की तनख्वाह बढ़ेगी, तो एमपीज एमएलएस की भी तनख्वाह बढ़ाने का काम चालू है। ये काहे का पॉलिटिकल सिस्टम? इसलिए दोस्त, मैं इस पॉलिटिकल सिस्टम में जाने का माने इस देश से गद्दारी समझता हूं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ता। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि चुनाव लड़के पार्लियामेंट में जाके कभी क्रांति नहीं हो सकती। मैंने बड़े बड़े दिग्गजों को देखा है, मैंने मेरी आंखों से देखा, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो आंखों में सपने लेके क्रांति के, बगावत के, ये और वो, और यही दिग्गज बड़ा झंडा लेके 1977 में पहुंचे थे पार्लियामेंट के। आपको मालूम है बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था इस देश में, जेपी आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन, और उसमें बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग थे। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जो बड़ौदा डायनामाइट केस के अपराधी थे, और इस देश के नौजवानों में सुरसुरी पैदा करते थे। जैसे ही पार्लियामेंट के अंदर घुसे उनकी सारी तेजस्विता नष्ट हो गई। आज वो किसी काम के नहीं, सिवाय इसके कि इस पार्टी का पल्ला पकड़ो या उस पार्टी का पल्ला पकड़ो। पूरी ताकत उनके जिंदगी की अब इसी काम में जा रही है। ऐसे क्रांतिकारियों को हमने देखा है जो आग उगलते थे जब पार्लियामेंट के अंदर नहीं गए थे, और अब पार्लियामेंट में जाने के बाद मुंह सूख गया है उनका, जवाब नहीं दे सकते हैं, उनसे सवाल पूछ रहे थे। तो इस पार्लियामेंट में कुछ है नहीं। और जेपी की एक बात मुझे बराबर याद रहती है कि ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग कुत्ते की तरह से सूखी हड्डियां चूस रहे। तो मैं कुत्ते की तरह से सूखी हड्डी चूसने के लिए पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहता। और मुझे भरोसा है कि इस देश में अगर क्रांति होगी तो पार्लियामेंट के बाहर होगी, पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगी। पार्लियामेंट के बाहर क्रांति होगी। और मैं ज्यादा नहीं कहता, 1-2 लाख नौजवान मिल जाए कमिटमेंट वाले, जिनको मरने से डर नहीं लगता। और ऐसे नौजवान जिनको मरने से डर नहीं लगता हो, मेरी डायरी में मेरा नाम लिख, अपना नाम मुझे लिख। ज्यादा नहीं कहता, 1-2 लाख चाहिए, इस देश की सारी व्यवस्था बदल जाएगी। ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं।
कमिटमेंट वाले 1-2 लाख लोग हो जाएं, सारी व्यवस्था बदल जाएगी। हमने तो दुनिया में देखा है, मुट्ठी भर लोगों ने व्यवस्थाएं बदली। फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ था, 17 लोग थे बस, और उन 17 लोगों ने पूरे फ्रांस को बदल दिया। जर्मनी में क्या हुआ? हिटलर एक अकेला था, सारा देश खड़ा कर दिया था। कहीं भी देखिए दुनिया में कुछ कमिटमेंट वाले लोग, शर्त एक ही है, जिनको मरने से डर नहीं लगता। ऐसे कमिटमेंट वाले लोग चाहिए। ये पार्लियामेंट क्या, दुनिया की सारी व्यवस्थाएं बदल सकती है, और वो पार्लियामेंट के बाहर से होता, पार्लियामेंट के अंदर से नहीं होता। और आखिरी सवाल का जवाब एक लाइन में, जैसे कांग्रेस है, जैसे जनता दल है, जैसे सीपीएम है, जैसे सीपीआई, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी है। उसमें और बाकी पार्टियों में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं है। वो भी सत्ता की लड़ाई में वैसे ही शामिल हो गए हैं जैसे दूसरी पार्टियां वाले शामिल हैं। उनको भी अब सत्ता ही दिखाई देती है, ना आदर्श दिखाई देते हैं, ना अपनी घोषणाएं दिखाई देती हैं जो सत्ता के पहले वो करते थे। वहां पहुंच के तो भाषा ऐसी हो गई, आपने देखा है जब पार्लियामेंट में वो 13 दिन की डिबेट चल रही थी, क्या क्या समझौते करने की तैयारी हो चुकी थी एक कुर्सी के लिए। अपनी सारी आइडियोलॉजी उठा के कूड़े में फेंक दिया एक कुर्सी के लिए। ये उनके अंदर भी आ गया है, इसलिए उनमें और बाकी पार्टियों में कोई फर्क नहीं। और मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं, आप जितने दिन पार्टियों के चक्कर में रहेंगे उतना ही अपना नुकसान करेंगे, देश का नुकसान करेंगे। इन पार्टियों का चक्कर छोड़ दीजिए, पार्टियों का चक्कर छोड़कर देश के चक्कर में पड़िए। आज इनके लिए पता है क्या हो गया? पार्टी देश से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। देश नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है। और उसमें क्या है? पार्टी नहीं टूटनी चाहिए, देश टूटे तो टूट जाए। सारे समझौते किसके लिए करते हैं? पार्टी नहीं टूटनी चाहिए, चाहे जितने गलत समझौते करने पड़े। सरकार नहीं जानी चाहिए, चाहे जितने गलत समझौते करने पड़े। तो अब इनके लिए भी देश महत्वपूर्ण नहीं है, समाज महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है, सत्ता महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि पार्टी कभी देश से बड़ी हो नहीं सकती। जो लोग इस भ्रमणा में हैं कि पार्टी देश से बड़ी हो गई है, उनको मैं कह रहा हूं कि पार्टी देश से बड़ी कभी होती नहीं, देश बड़ा होता है। ये देश रहेगा तो आप रहेंगे, ये देश नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे। इसलिए पार्टियों का चक्कर छोड़िए और इस पॉलिटिक्स की बात छोड़िए, अब तो क्रांति की बात करिए। जितने देर पॉलिटिक्स की बात करेंगे उतना ही ज्यादा आपको निराशा होगी, जितनी देर क्रांति की बात सोचना शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा आशा का संचार होगा, उत्साह आएगा, उमंग पैदा हो। बस यही जवाब मुझे देना। राजू जी, अगर आपकी इजाजत तो और भी कुछ सवाल है। क्या आपने कोई मल्टीनेशनल कंपनी मार भगाई है? हाँ, हैं तो हम लोग बहुत छोटे ताकत में, लेकिन कुछ 2-3 काम किए। अभी तो ताजा एक आपको सुना सकता हूँ राजस्थान का। राजस्थान में एक जिला है, उसका नाम है अलवर। अलवर जिले में एक जगह है, उसका नाम है तिजारा। तिजारा एक बहुत मशहूर जैन तीर्थ स्थान है, दिगंबर जैन के लोगों का बड़ा मशहूर तीर्थ स्थान है। तो वहां क्या हुआ, अमेरिका की एक कंपनी है विल्सन और हिंदुस्तान की एक कंपनी है केडिया, दोनों ने मिलकर शराब के कारखाने लगाने के लिए तिजारा के पास 450 गांव की 50,000 बीघा जमीन एक्वायर की। मैं एक बार अलवर गया हुआ था, कुछ भाई लोग मेरे पास आए कि राजीव भाई आप तो विदेशी कंपनियों के पीछे डंडा लेके घूमते हो, हमारे गांव में विदेशी कंपनी आ गई। मैंने कहा क्या करने आई है? तो कहने लगे शराब बेचने के लिए आई है, तो शराब का कारखाना खुलेगा। तो मुझे लगाया, मैंने पूछा उनसे कि आपका गांव अलवर से कितना दूर है? उन्होंने कहा बिल्कुल नजदीक है, आप चाहो तो कल चल सकते। तो मैंने मेरे सारे प्रोग्राम पोस्टपोन किए और मैं अगले दिन अलवर गया। और अलवर जाके मैंने देखा कि सामने जैन मंदिर है और बिल्कुल बाजू में जमीन दे दिया शराब बनाने के लिए। किसने किया? सरकार ने। किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। मुझे बहुत क्रोध आया। फिर मैंने गांव के लोगों की मीटिंग बुलाई, मैंने कहा आपने जमीन क्यों बेची? तो उन्होंने कहा कि साहब जमीन हमने नहीं बेची, जबरदस्ती हमसे अंगूठा लगवाया। रात के 2-2 बजे 3-3 बजे कलेक्टर एसएसपी फोर्स लेके गांव में जाते थे, गांव के लोगों को धमकाते थे कि जमीन बेचो, नहीं बेचोगे तो जेल के अंदर डाल देंगे। ये काम उन्होंने करवाया और इस तरह से गांव के लोगों को डरा के धमका के जमीन एक्वायर कर ली। मैंने कहा अगर ऐसा हुआ है तो हम तो लड़ेंगे इसके लिए, आप बोलो कितनी मदद करोगे? उन्होंने कहा जो आप कहिए वो करेंगे। मैंने कहा सबसे पहला काम ये करो, गांव पंचायत की मीटिंग बुलाओ। तो ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई। ग्राम पंचायत की मीटिंग में मैंने पूछा सबसे कि आप बताओ कि आपने कोई प्रस्ताव पारित किया था जमीन बेचने के लिए? तो ग्राम पंचायत का हर सदस्य कहता साहब हमने कभी कोई बात नहीं की। तो मैंने कहा ये बताओ कि ये जितनी जमीन गई है इसमें गोचर की जमीन भी है? कि हाँ साहब बड़ी जमीन तो गोचर की है, वो ले लिया शराब के कारखाने बनाने के लिए। तो हमने कहा कि आज आप प्रस्ताव पारित करिए कि गांव पंचायत ने, गांव सभा ने कोई भी जमीन दी नहीं है विदेशी कंपनी को, जबरदस्ती हमसे ये जमीन ली गई। और गांव सभा ने, गांव पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया और ऐसा 40 गांव में हमने करवाया। और वो 40 गांव में जब ये प्रस्ताव पारित हो गए, मैंने कहा अब हम जाएंगे कोर्ट में। और कोर्ट में हम गए और हमने ये केस लगवाया।
और कहा कि देखिए किस तरह से कानून का सरेआम उल्लंघन होता है। और ये जमीन जो थी वो खेती की जमीन थी, बहुत अच्छी खेती होती है। मैंने कंपनी से आंकड़े मंगवाए, मैंने कहा आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए। केडिया और विल्सन का जो जॉइंट वेंचर था उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब मेरे पास आई तो मैंने देखा, उसमें उन्होंने लिखाया हुआ था कि 5 करोड़ लीटर पानी उनको चाहिए प्रतिदिन शराब बनाने के। और उस पूरे एरिया को राजस्थान सरकार ने डार्क जोन घोषित किया। डार्क जोन माने सूखे वाला इलाका, जमीन के 100 फीट नीचे तक पानी नहीं है वहां पे। तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये 5 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन लाएंगे तो कहां से लाएंगे। तो उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आगे पढ़ने पर पता चला कि वो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करेंगे, माने अपने पंप लगाएंगे और पंप लगा के जमीन के नीचे का पानी खींचेंगे। और प्रतिदिन अगर 5 करोड़ लीटर पानी खींचा जाएगा तो 2-3 साल में तो वो एकदम सूखा पड़ जाएगा। तो ये जो 40 गांव की जनता रहती है इसका क्या होगा। वो तो शराब बनाएंगे, बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे, देश को शराबी बना देंगे, लेकिन इस गांव की जनता का क्या होगा। और इस बात को लेकर हमने आंदोलन शुरू किया और गांव-गांव में मैंने पदयात्राएं की। 3 महीने में रहा उस इलाके और पैदल जाता था, एक गांव से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। घूमते घूमते मेरे साथ एक जमात खड़ी हो गई नौजवानों की। उसमें सब तरह के लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, जैन भी थे। दिगंबर जैन उस क्षेत्र में बहुत रहे। वहां एक बार एक साधु भगवान आए, दिगंबर जैन समुदाय, मैं उनके पास गया। मैंने कहा ये देखिए इतना अनर्थ हो रहा, आपका आशीर्वाद चाहिए, ये बड़ी लड़ाई हमने हाथ में ले ली। उन्होंने कहा इस काम के लिए तो सर्वदा मेरा आशीर्वाद है। तो मैंने कहा आप जैन समाज को कॉल दीजिए कि इस लड़ाई में हमारे साथ आए। तो उनका कॉल आया और पूरा का पूरा जैन समाज हमारे साथ खड़ा हुआ। बड़ी ताकत मिली उससे। फिर उसके बाद मैं एक मौलाना साहब से मिला, वहां पे मुसलमान समुदाय के लोग हैं। मैंने कहा कि आपके यहाँ तो शराब अधर्म है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी आदेश करूंगा। उन्होंने आदेश किया तो मुसलमान हमारे साथ आए, हिंदू पहले से ही साथ में थे वहां के। और ऐसी बड़ी ताकत खड़ी हुई, 10,000 नौजवानों का संगठन 3 महीने में खड़ा हो गया। और हमने सबसे एक ही बात की, आप जिस पार्टी के हो उसको घर में रखो, अभी ये बचानी है जमीन जो जा रही है विदेशी कंपनी के हाथ। और हर गांव के आदमी का दर्द यही था कि ये जमीन बचनी चाहिए। तो 10,000 लोग जब खड़े हो गए तो एक दिन हमने कुछ नहीं किया, हम गए जुलूस निकालते हुए। और जहां पे इनका कारखाना बनाने का सारा तामझाम रखा हुआ था, कुछ छोटी मोटी बिल्डिंग बनाई हुई थी, वहां पे तार की बाड़ लगा दी थी इन्होंने। हमने कुछ नहीं किया, वो जाके उनकी तार की बाड़ हटा दी और उनके जो कारखाने वारखाने थे उन सबको हटा दिया, एक तरफ रख दिया। और वहां पे हमने लिख के टांग दिया कि ये जमीन गांव की है, ये कभी विदेशी कंपनी की हो नहीं सकती। उससे गांव वालों में बहुत ताकत आई। पहले गांव वाले डरते थे कि साहब इस विदेशी कंपनी के खिलाफ कैसे करेंगे, सरकार पीटेगी, पुलिस मारेगी। मैंने कहा मारेगी, इससे ज्यादा क्या करेगी। और उस दिन क्या हुआ कि जब हम ये सारा काम कर रहे थे तो केडिया कंपनी ने अपने कुछ गुंडे बुलवाए और उससे गोली चलवाई। गोली चली हम लोगों को। ऊपर वाले की मेहरबानी थी या महाराज साहब की कृपा थी, मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं लगी, मेरे बगल वाले साथी को। तो उसके बाद भी हमने काम नहीं रोका। ये उनके डराने का तरीका था। वो हमको धमकी दे रहे थे कि देखो तुमको मार डालेंगे। हमने कहा हमको मरने से डर ही नहीं लगता, तुम मारोगे क्या। और उसके बाद नतीजा निकला कि जब गोली चली तो गांव में और ज्यादा उत्साह पैदा। वो पता चला कि 10,000 की फौज अब 20,000 25,000 की फौज में कन्वर्ट होने वाली। फिर धीरे धीरे अखबारों में आना शुरू हुआ। और अखबारों में आना शुरू हुआ तो एक दिन फिर हमने क्या किया पता, वहां के सरकार के मंत्री द्वारा उद्घाटन का एक पत्थर लगाया था उन्होंने, शराब के कारखाने के उद्घाटन का। हमने कुछ लड़कों को इकट्ठा किया और एक दिन वो पत्थर उठा के फेंक। और जिस दिन हमने वो पत्थर उठाया, सारे गांव में हमने ऐलान कर दिया कि आज के बाद ये जमीन हमारी है, हम इस पर खेती करेंगे, फसल बोएंगे, देखे कौन आता है और इसको रोकता है। और हमने गांव में बैरिकेड लगवा दिए कि आज के बाद इस गांव में कोई पुलिस अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिना गांव सभा की परमिशन के घुसेगा नहीं। तुम जयपुर में सरकार चलाते हो, चलाओ, हमारे गांव में हमारी सरकार है और हमारी सरकार ये आदेश करती है कि आज के बाद कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए, कोई भी कलेक्टर घुसेगा नहीं गांव में बिना गांव सभा की परमिशन। एक बार क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोशिश की, अपनी जीप लेके आया, लाल बत्ती हरी बत्ती टें 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 करते हुए, गांव में बैरिकेड लगाया हुआ था, वहां आके जीप खड़ी हो गई, आदेश देने लगा कि इसको हटाओ। गांव की बहनें निकली और एक एक लठ उठाया, मार मार के कार के शीशे तोड़ भागे सब वहां से दुम दबा के। डीएम भागा, उसके पीछे पीछे उसका अर्दली भागा। और गांव वालों ने देखा कि हमारे सामने जब डीएम भाग सकता है तो दुनिया की कोई भी ताकत भाग सकती। उनकी हिम्मत वापस आई और आज नतीजा ये है कि राजस्थान सरकार को वो लाइसेंस रद्द करने पड़े। छोटे काम है, शुरू में जब उठाए जाते हैं तो 50 लोग कहते हैं अरे ये हो नहीं पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर संकल्प शक्ति हो और मन में पवित्रता का भाव हो, आपका उद्देश्य बड़ा हो, समाज के हित में हो, तो जीत तो होती ही है अंत में।
भले ही हमारी शक्ति कम है, आज कम है, कल अधिक हो जाएगी। और अधिक कैसे होगी? ऐसी छोटी लड़ाइयां लड़ते लड़ते किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी हम करेंगे, ये कर रहे हैं। 1992 से हमने ये अभियान शुरू किया था, 1992 से अब तक इतना कर पाए हैं। हम 3-4 लोगों ने ये अभियान शुरू किया था, तब सब लोग कहते थे कि क्या फालतू का काम कर रहे हो, अच्छा खासा कैरियर छोड़ के इस तरह के काम में लग गए। परिवार वाले भी नाराज, रिश्तेदार वाले भी नाराज। हमने कहा ठीक है, आप नाराज रहिए, क्योंकि ये पशु बन के जिंदा रहना तो हमें मंजूर नहीं है कि हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। पैसा जिंदगी का सब कुछ नहीं होता है, देश उससे बड़ा होता है, समाज उससे बड़ा होता है, संस्कृति बड़ी होती है। और कभी अगर भगत सिंह हो सकते हैं, चंद्रशेखर हो सकते हैं, तो आज क्यों नहीं भगत सिंह और चंद्रशेखर हो सकते हैं? आज भी तो वही परिस्थितियां हैं। तो कुछ लोगों को तो ये करना ही पड़ेगा, और निकल पड़े हम लोग पागलों की तरह से। और आज होते होते कुछ हजार की संख्या हमारे पास है, और 3-4 साल चलेंगे तो शायद कुछ लाख की संख्या हो जाएगी। और जिस दिन वो हो जाएगी, उस दिन उनको आमने सामने से टक्कर देके युद्ध की आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। वो आशीर्वाद आपका चाहिए, आपकी दुआएं हमको चाहिए, आपका सहयोग हमको चाहिए, आपका समर्थन हमको चाहिए। इस बड़ी लड़ाई में, इस धर्म युद्ध में जितना आपसे बन पड़े हम लोगों की मदद, हम लोगों का सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 3-4 साल चलेंगे तो शायद कुछ लाख की संख्या हो जाएगी। और जिस दिन वो हो जाएगी, उस दिन उनको आमने सामने से टक्कर देके युद्ध की आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। वो आशीर्वाद आपका चाहिए, आपकी दुआएं हमको चाहिए, आपका सहयोग हमको चाहिए, आपका समर्थन हमको चाहिए। इस बड़ी लड़ाई में, इस धर्म युद्ध में जितना आपसे बन पड़े हम लोगों की मदद, हम लोगों का सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।